नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कुछ और क्वेश्चन भी तैयार करने मिल जाते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को नोट जरूर करें क्योंकि एक क्वेश्चन से रिलेटेड और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। यदि आप CPCT एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियोस के माध्यम से कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, आप फाइल ट्रांसफर और मैसेज के आदान प्रदान के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल करते हैं। आप फाइल ट्रांसफर और मैसेज के आदान प्रदान के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल करते हैं। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, यदि हमें कोई फाइल ट्रांसफर करनी है या कोई मैसेज ट्रांसफर करना है, सूचनाओं का आदान प्रदान करना है, मतलब कि कम्युनिकेशन करना है, तो हम इनमें से किसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है URL, ऑप्शन नंबर बी है www, ऑप्शन नंबर सी है हाइपरटेक्स्ट, ऑप्शन नंबर डी है ईमेल। यदि हमें कोई फाइल ट्रांसफर करनी है या कोई मैसेज भेजना है, मैसेज प्राप्त करना है, तो हम ईमेल का यूज करते हैं। ईमेल क्या है? ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो कि किसी फाइल को ट्रांसफर करने की। फाइल ट्रांसफर मतलब हम ईमेल में किसी फाइल को अटैच करके ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ईमेल हमें अटैचमेंट की सुविधा देता है और ईमेल के माध्यम से हम मैसेज भी सेंड कर सकते हैं, मैसेज को प्राप्त भी कर सकते हैं। तो यदि हमें कोई फाइल ट्रांसफर करनी है और हमें मैसेज को सेंड या रिसीव करना है तो हम ईमेल का यूज कर सकते हैं। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईमेल। यहां पर आपको 2-3 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। www का फुल फॉर्म क्या होता है? www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब www का फुल फॉर्म होता है। इसे शॉर्ट में W3 भी कहा जाता है और W3 को टिम बर्नर्स ली के द्वारा बनाया गया है। टिम बर्नर्स ली के द्वारा इसे 1989 में बनाया गया था। www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे W3 भी कहते हैं, इसे टिम बर्नर्स ली के द्वारा बनाया गया है। इसे 1989 में बनाया गया था। यहां पर एक और क्वेश्चन आपको तैयार करना है। URL का फुल फॉर्म। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि किसी वेबसाइट या किसी वेब पेज का यूनिक एड्रेस होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ईमेल। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में किसी लाइन के शुरुआत में कर्सर ले जाने के लिए की या की कॉम्बिनेशन क्या है। MS पावर पॉइंट में किसी लाइन के शुरुआत में कर्सर ले जाने के लिए की या की कॉम्बिनेशन क्या है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, यदि हमें पावर पॉइंट में किसी लाइन की स्टार्टिंग में कर्सर को ले जाना है तो हम किस की का उपयोग कर सकते हैं या किस शॉर्टकट की का उपयोग कर सकते हैं। पावर पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया है। यहां पर आपको 4 क्वेश्चन एक साथ तैयार करने हैं। 4 हमसे पूछा गया है, यदि हमें किसी लाइन की स्टार्टिंग में कर्सर को ले जाना है तो हम कौन सी की का या कौन सी शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। आपको 4 क्वेश्चन तैयार करने हैं। यदि आपको पावर पॉइंट में किसी लाइन की स्टार्टिंग में कर्सर लाना है, स्टार्टिंग में, तो की यूज होती है होम की। होम की से आप लाइन के स्टार्टिंग में कर्सर को ला सकते हैं, होम की से। और यदि आप होम की को कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ, तो आप शुरुआत में आपका जो भी टेक्स्ट बॉक्स है, आपने जो भी टेक्स्ट एरिया बनाया है, उसके शुरुआत में उसकी स्टार्टिंग में कर्सर को ले जा सकते हैं। मतलब होम की लाइन की स्टार्टिंग में कर्सर को ले जाती है, जबकि कंट्रोल प्लस होम से हम टेक्स्ट बॉक्स की स्टार्टिंग में कर्सर को ले जा सकते हैं। मतलब जितनी भी हमने लाइन लिखी हैं, सभी लाइन में हमारी जो पहली लाइन होगी उसके आगे हमारा कर्सर पहुंच जाएगा। इसी प्रकार से यदि आपको लाइन की एंडिंग में कर्सर ले जाना है, लाइन की एंडिंग में, तो एंड की का यूज किया जाता है, एंड की का। और यदि
टेक्स्ट बॉक्स की एंडिंग में कर्सर ले जाना है, लास्ट लाइन के बाद कर्सर ले जाना है, तो कंट्रोल प्लस एंड की का यूज किया जाता है। 4 शॉर्टकट की हैं, 4 की हैं। होम की लाइन की स्टार्टिंग में आने के लिए, कंट्रोल प्लस होम की टेक्स्ट बॉक्स की स्टार्टिंग में आने के लिए, एंड की लाइन की एंडिंग में जाने के लिए, और कंट्रोल प्लस एंड की टेक्स्ट बॉक्स की एंडिंग में जाने के लिए। तो यहां पर हमने एक साथ 4 शॉर्टकट की तैयार करी। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, होम की। होम की से हम किसी लाइन की शुरुआत में कर्सर को ले जा सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम इन चारों शॉर्टकट की को पावर पॉइंट पर प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। चलते हैं पावर पॉइंट पर। यह हमारा पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर है जिसमें हमने अपनी प्रेजेंटेशन ओपन करी है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा कर्सर इस टेक्स्ट बॉक्स में लाइन नंबर 3 पर है और लाइन नंबर 3 पर भी हमने कर्सर को लास्ट में रखा है। यदि हम होम की को प्रेस करेंगे, होम की को, तो आप देख सकते हैं हमारा कर्सर उसी लाइन की स्टार्टिंग में आ गया है, सेम लाइन की, करंट लाइन की स्टार्टिंग में आ गया है। यदि हम कंट्रोल के साथ होम को प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस होम, तो आप देख सकते कर्सर टेक्स्ट बॉक्स की पहली लाइन की स्टार्टिंग में आ गया है, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग में कर्सर आ जाता है। यदि हम एंड की को प्रेस करेंगे तो जिस लाइन पर कर्सर था उसी लाइन की एंडिंग में कर्सर आ जाता है। और यदि हम कंट्रोल के साथ एंड की को प्रेस करेंगे तो जितनी भी लाइन हमने लिखी हैं लास्ट लाइन के लास्ट में हमारा कर्सर ट्रांसफर हो जाता है। यहां पर हमने 4 शॉर्टकट की समझी। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्प्रेडशीट में एक स्टेटमेंट जो कैलकुलेशन करता है उसे ब्लैंक कहा जाता है। एक स्प्रेडशीट में एक स्टेटमेंट जो कैलकुलेशन करता है उसे ब्लैंक कहा जाता है। स्प्रेडशीट से क्वेश्चन पूछा गया है। स्प्रेडशीट से, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जो रो और कॉलम में डेटा को अरेंज करने की सुविधा देते हैं, जैसे कि MS एक्सेल, गूगल शीट, यह सभी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होते हैं। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, एक स्प्रेडशीट में एक स्टेटमेंट जो कैलकुलेशन करता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है फॉर्मूला, ऑप्शन नंबर बी है रेफरेंस, ऑप्शन नंबर सी है आर्ग्यूमेंट, ऑप्शन नंबर डी है पैरामीटर। यदि हमें एक्सेल में कोई कैलकुलेशन करना होता है, कोई कंडीशन चेक करनी होती है, तो फॉर्मूला और फंक्शन का यूज किया जाता है। फॉर्मूला और फंक्शन स्टेटमेंट होते हैं जो कि कोई कैलकुलेशन करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्प्रेडशीट में एक स्टेटमेंट जो कैलकुलेशन करता है उसे क्या कहते हैं, फॉर्मूला या फंक्शन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रिलेशनल डेटाबेस में दी गई जानकारी को ब्लैंक में स्टोर किया जाता है। किसी रिलेशनल डेटाबेस में दी गई जानकारी को ब्लैंक में स्टोर किया जाता है। यह क्वेश्चन DBMS से पूछा गया है। DBMS से, DBMS जिसका फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो डेटाबेस को बनाने की, डेटाबेस को मैनेज करने की, डेटाबेस पर ऑपरेशन परफॉर्म करने की सुविधा प्रदान करता है, जैसे कि MS एक्सेस, MySQL, ओरेकल, यह सभी DBMS सॉफ्टवेयर हैं। एक होता है RDBMS। RDBMS मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यहां पर रिलेशन का मतलब होता है टेबल से। रिलेशन का मतलब किससे होता है, टेबल से। DBMS मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और रिलेशन का मतलब होता है टेबल से। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेटा को टेबल में स्टोर करने की सुविधा देता है। टेबल में, जो रिलेशन वर्ड है उसका मीनिंग क्या होता है, टेबल। टेबल मतलब रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन। तो जो RDBMS सॉफ्टवेयर होते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, वह दिए गए डेटा को या दी गई जानकारी को टेबल में स्टोर करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेबल। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल विंडो में कौन सा एरिया वैल्यू और फॉर्मूला एंटर करने देता है। MS एक्सेल विंडो में कौन सा एरिया वैल्यू और फॉर्मूला एंटर करने देता है।
एमएस एक्सेल से क्वेश्चन पूछा गया है, दिए गए ऑप्शन में से एमएस एक्सेल का कौन सा एरिया हमें डेटा भरने के लिए और फॉर्मूला एंटर करने के लिए सर्विस प्रदान करता है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए है टाइटल बार, ऑप्शन नंबर बी है स्टेटस बार, ऑप्शन नंबर सी है फॉर्मूला बार, ऑप्शन नंबर डी है टैब। जब आप एमएस एक्सेल में कोई टेबल बनाते हैं, कोई डेटा बनाते हैं, तो आपको एक वर्कशीट दी जाती है। वर्कशीट, एक वर्कशीट में मल्टीपल रो होती हैं, मल्टीपल कॉलम होते हैं। जब एक रो और कॉलम मिलता है तो एक सेल क्रिएट होता है। सेल मतलब एक ब्लॉक, एक बॉक्स जिसमें आप डेटा भरते हैं। तो एक्सेल में आप डेटा को या फॉर्मूला को दो जगह से एंटर कर सकते हो। एक तो आप डायरेक्ट सेल में एंटर कर सकते हो। सेल मतलब रो और कॉलम का इंटरसेक्शन। एक रो और कॉलम को मिलाकर क्या बनता है? सेल बनता है। आप डायरेक्ट सेल में डेटा भर सकते हो, वैल्यू भर सकते हो, फॉर्मूला या फंक्शन अप्लाई कर सकते हो। और दूसरा, आप फॉर्मूला बार से भी यह काम कर सकते हो। फॉर्मूला बार से आप किसी सेल में वैल्यू भर सकते हो या कोई फॉर्मूला भी एंटर कर सकते हो। और एक और क्वेश्चन आपको तैयार करना है, जो सेल में डेटा भरा जाता है वह आपको फॉर्मूला बार में भी दिखाया जाता है। मतलब सेल का कंटेंट कहां भी शो होता है? फॉर्मूला बार में। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मूला बार। आप एमएस एक्सेल की विंडो में फॉर्मूला बार के माध्यम से वैल्यू और फॉर्मूला एंटर कर सकते हो। साथ ही साथ यह काम आप डायरेक्ट सेल में भी कर सकते हो। इसको हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। चलते हैं एक्सेल पर। यह हमारा एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर है। यहां पर हमारी एक वर्कशीट ओपन है। इस वर्कशीट में मल्टीपल कॉलम होते हैं और मल्टीपल रो होती हैं। जब एक रो और कॉलम मिलता है तो एक सेल क्रिएट होता है, बॉक्स। हम डायरेक्ट सेल में कोई डेटा भर सकते हैं, कोई भी डेटा हम डायरेक्ट सेल में भर सकते हैं। इसके अलावा जो भी सेल हमने सेलेक्ट करा है इसमें डेटा हम यहां फॉर्मूला बार से भी भर सकते हैं। हमने फॉर्मूला बार में डेटा टाइप किया और वह डेटा सेल में भर गया। तो आप फॉर्मूला बार के माध्यम से भी सेल में डेटा या फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन क्या हमने तैयार किया, जो सेल का कंटेंट होता है, सेल का जो डेटा होता है, जो जानकारी होती है, वह कहां भी दिखाया जाता है? फॉर्मूला बार में दिखाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न ईमेल अकाउंट्स को ईमेल किसके माध्यम से भेजे जाते हैं? विभिन्न ईमेल अकाउंट्स को ईमेल किसके माध्यम से भेजे जाते हैं? आज की वीडियो में हमने ईमेल से संबंधित एक क्वेश्चन और तैयार किया था। ईमेल से संबंधित हमें एक और क्वेश्चन मिल गया। विभिन्न ईमेल अकाउंट्स को ईमेल किसके माध्यम से भेजे जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है वेब सर्वर, ऑप्शन नंबर बी है मेल सर्वर, ऑप्शन नंबर सी है ब्राउजर, ऑप्शन नंबर डी है सर्च इंजन। हम जो भी ईमेल सेंड करते हैं या जो भी ईमेल रिसीव करते हैं वह मेल सर्वर के माध्यम से सेंड किए जाते हैं। मेल सर्वर क्या होता है? जो कि एक स्थान से आने वाले ईमेल को स्टोर करता है और उसे रिसीवर के पास सेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, हम आपको कोई ईमेल सेंड करेंगे तो हम हो जाएंगे सेंडर, आप हो जाएंगे रिसीवर। तो हम जो ईमेल भेजेंगे पहले वह मेल सर्वर पर जाकर स्टोर होगा, उसके बाद आपको वह भेज दिया जाएगा। मतलब जो भी ईमेल हमें प्राप्त होते हैं उनको किसके माध्यम से भेजा जाता है? ईमेल सर्वर के माध्यम से। ईमेल सर्वर एक ऐसा सर्वर है जो ईमेल का मैनेजमेंट करता है। जो भी ईमेल सेंड और रिसीव किए जाते हैं उनका पूरा मैनेजमेंट कौन करता है? ईमेल सर्वर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेल सर्वर। देखते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक एक स्पेशल विजुअल और ऑडियो इफेक्ट है जिसे पावर पॉइंट में टेक्स्ट या कंटेंट पर लागू किया जाता है। ब्लैंक एक स्पेशल विजुअल मतलब चित्रों के द्वारा, और ऑडियो इफेक्ट है जिसे पावर पॉइंट में टेक्स्ट या कंटेंट पर लागू किया जाता है। यहां पर आपको दो क्वेश्चन तैयार करने हैं। पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है? ब्लैंक एक स्पेशल विजुअल और ऑडियो इफेक्ट है जिसे पावर पॉइंट में टेक्स्ट या कंटेंट पर लागू किया जाता है। यहां पर दो क्वेश्चन हम तैयार करेंगे। एक क्वेश्चन होता है पावर पॉइंट की जो स्लाइड है
स्लाइड मतलब पावर पॉइंट का पेज। यदि हमें इस पूरी स्लाइड पर, पूरे पेज पर कोई इफेक्ट सेट करना है, कोई इस पर हमें स्टाइल अप्लाई करनी है, तो उसके लिए यूज किया जाता है ट्रांजिशन इफेक्ट। ट्रांजिशन इफेक्ट क्या होता है? जो पावर पॉइंट की कंप्लीट स्लाइड पर इफेक्ट सेट करता है। जैसा कि आप अभी हमारी प्रेजेंटेशन में देख सकते हो, यह एक ट्रांजिशन इफेक्ट है। जब हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर आते हैं तो वहां पर हमने एक ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई किया है। तो जो पावर पॉइंट की स्लाइड होती है, पेज होता है, उस कंप्लीट स्लाइड पर कौन सा इफेक्ट अप्लाई किया जाता है? ट्रांजिशन इफेक्ट। ट्रांजिशन क्या करता है? पावर पॉइंट की एक कंप्लीट स्लाइड पर कोई भी एक इफेक्ट सेट कर देता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पावर पॉइंट में स्लाइड पर स्पेशल इफेक्ट सेट करने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है? तो स्लाइड पर इफेक्ट कौन सेट करता है? ट्रांजिशन। अब यदि आपने स्लाइड पर कोई टेक्स्ट लिखा है, कोई इमेज इंसर्ट करी है, कोई लिस्ट बनाई है, इस कंटेंट पर, इस जानकारी पर यदि आपको इफेक्ट सेट करना है तो उसके लिए यूज किया जाता है एनिमेशन का। एनिमेशन भी इफेक्ट है, ट्रांजिशन भी इफेक्ट है, लेकिन ट्रांजिशन को कंप्लीट स्लाइड पर अप्लाई किया जाता है, जबकि एनिमेशन को स्लाइड के ऊपर बनाए गए कंटेंट पर अप्लाई किया जाता है, मतलब किसी टेक्स्ट पर, किसी इमेज पर, किसी हेडिंग पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, एनिमेशन। ब्लैंक एक स्पेशल विजुअल और ऑडियो इफेक्ट है जिसे पावर पॉइंट में टेक्स्ट या कंटेंट पर लागू किया जाता। कंटेंट मतलब जानकारी पर, तो वो कौन सा इफेक्ट होता है? एनिमेशन। और कंप्लीट स्लाइड पर कौन सा इफेक्ट यूज होता है? ट्रांजिशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनिमेशन। एनिमेशन एक स्पेशल इफेक्ट होता है जिसे स्लाइड के कंटेंट पर या टेक्स्ट पर लागू किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाई चार्ट में चार्ट के विभिन्न भागों को संदर्भित करने के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? पाई चार्ट में चार्ट के विभिन्न भागों को संदर्भित करने के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन एमएस एक्सेल से पूछा गया है। एमएस एक्सेल से, एमएस एक्सेल का एक बहुत ही पावरफुल फीचर होता है चार्ट। चार्ट जो कि किसी टेबल के डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है। सीपीसीटी एग्जाम के लिए एक्सेल का चार्ट टॉपिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी चार्ट टॉपिक से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करे हैं और हमारे चैनल पर चार्ट टॉपिक के लिए एक सेपरेट वीडियो भी बनाया गया है। उस वीडियो में केवल चार्ट से संबंधित क्वेश्चन को समझाया गया है। आप वह वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से देख सकते हैं, क्योंकि चार्ट टॉपिक सीपीसीटी एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है? पाई चार्ट में चार्ट के विभिन्न भागों को संदर्भित करने के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? पाई चार्ट क्या होता है? पाई चार्ट एक सर्कुलर चार्ट होता है, राउंड शेप में होता है और इसमें डेटा को मल्टीपल पीसेस में, इस प्रकार के पीसेस में शो किया जाता है, पार्ट में। तो हमसे पूछा गया है, यह जो पीस होते हैं, यह जो डेटा के पार्ट होते हैं, इनको किस शब्द से रिप्रेजेंट किया जाता है? जो पाई चार्ट होता है, पाई चार्ट में इन सभी भागों को सेक्टर कहा जाता है। सेक्टर। पाई चार्ट में जो यह पार्ट बनते हैं चार्ट के, इन्हें क्या कहा जाता है? सेक्टर कहा जाता है। पाई चार्ट में जो भी डेटा के भाग होते हैं, डेटा के पार्ट होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? सेक्टर कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पाई चार्ट में चार्ट के विभिन्न भागों को संदर्भित करने के लिए सेक्टर शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कोई फाइल किस प्रकार खोलेंगे जो अन्य विंडो में नहीं खुली है? आप कोई फाइल किस प्रकार खोलेंगे जो अन्य विंडो में नहीं खुली है? आपसे एक बिल्कुल बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। यदि आपको अपने कंप्यूटर पर कोई फाइल खोलनी है, कोई फाइल ओपन करनी है, तो वह आप कैसे करेंगे?
और ऐसी फाइल जो कि किसी दूसरी विंडो में नहीं खुली है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सिलेक्टेड फाइल पर डबल क्लिक करके। ऑप्शन नंबर बी है सिलेक्टेड फाइल पर सिंगल क्लिक करके। ऑप्शन नंबर सी है ऑल्ट टैब से। ऑप्शन नंबर डी है शिफ्ट प्लस डिलीट से। तो यदि हमें कोई भी फाइल ओपन करनी होती है, कोई भी फाइल खोलनी होती है, तो हमें उस फाइल पर डबल क्लिक करना होता है। डबल क्लिक मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, सिलेक्टेड फाइल पर डबल क्लिक करके हम उस फाइल को ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं। यदि हम सिंगल क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वह फाइल केवल सिलेक्ट होगी, केवल सिलेक्ट होगी। ऑल्ट टैब से क्या होता है, ऑल्ट टैब से हम एक विंडो से दूसरी विंडो पर जा सकते हैं, मतलब एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में स्विच कर सकते हैं। ऑल्ट टैब स्विच प्रोग्राम की शॉर्टकट की होती है। और शिफ्ट डिलीट से क्या होता है, शिफ्ट डिलीट परमानेंट डिलीट की शॉर्टकट की है। यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस डिलीट। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिलेक्टेड फाइल पर डबल क्लिक करके हम फाइल को ओपन कर सकते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रोसेसर डेटा और प्रोग्राम का उपयोग करता है तो उन्हें कहां स्टोर करता है। जब प्रोसेसर डेटा और प्रोग्राम का उपयोग करता है तो उन्हें कहां स्टोर करता है। प्रोसेसर मतलब सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हमारे कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है, यदि वह अभी किसी डेटा का या किसी प्रोग्राम का उपयोग कर रहा है तो उस डेटा या प्रोग्राम को वह कहां स्टोर कर लेता है। ऑप्शन नंबर ए है मेन मेमोरी में। ऑप्शन नंबर बी है सेकेंडरी मेमोरी में। ऑप्शन नंबर सी है डिस्क मेमोरी में। ऑप्शन नंबर डी है हार्ड डिस्क में। जब सीपीयू किसी डेटा या प्रोग्राम का उपयोग करता है तो उसे मेन मेमोरी में स्टोर कर दिया जाता है। मेन मेमोरी में, मेन मेमोरी मतलब रैम में। जो भी डेटा करंट टाइम पर सीपीयू के द्वारा यूज किया जाता है वह डेटा कहां स्टोर हो जाता है, रैम में। रैम एक प्राइमरी मेमोरी होती है, एक वोलेटाइल मेमोरी होती है जो कि टेम्परेरी डेटा को स्टोर करती है। जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है तब तक रैम में डेटा स्टोर रहता है। कंप्यूटर को ऑफ करने पर रैम से डेटा डिलीट हो जाता है। तो जब प्रोसेसर डेटा और प्रोग्राम का उपयोग करता है तो उन्हें प्राइमरी मेमोरी में स्टोर करता है, रैम में स्टोर करता है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोम, सीपीयू, रैम और एक्सपेंशन कार्ड्स को जोड़कर रखता है। निम्न में से कौन सा रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैम मतलब कि रैंडम एक्सेस मेमोरी और एक्सपेंशन कार्ड्स, एक्सपेंशन कार्ड मतलब जैसे कि साउंड कार्ड है, ग्राफिक्स कार्ड है, इनको जोड़कर रखता है। यह क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि रैम, रोम, सीपीयू कहां लगे होते हैं या कहां रखे होते हैं, किस में फिट होते हैं। वह होती है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम का एक मेन सर्किट बोर्ड होती है मदरबोर्ड, जिसमें रैम, रोम, सीपीयू और कई प्रकार के एक्सपेंशन कार्ड कनेक्ट होते हैं, लगे होते हैं, जुड़े होते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, मदरबोर्ड मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने का वर्क करती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मदरबोर्ड। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, निम्न में से कौन सा रोम, सीपीयू, रैम और एक्सपेंशन कार्ड्स को जोड़कर रखता है, वह होती है मदरबोर्ड। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप फॉर्मेट पेंटर बटन पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपका पॉइंटर एक ब्लैंक आइकन में बदलता है। जब आप फॉर्मेट पेंटर बटन पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपका पॉइंटर एक ब्लैंक आइकन में बदलता है। यह क्वेश्चन फॉर्मेट पेंटर से पूछा गया है। फॉर्मेट पेंटर से यहां आपको 4-5 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। फॉर्मेट पेंटर क्या है, फॉर्मेट पेंटर एक ऐसा फीचर है जो फॉर्मेटिंग को कॉपी और पेस्ट करने की सुविधा प्रदान करता है। यदि हमें किसी एक लोकेशन से फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है और किसी दूसरी लोकेशन पर फॉर्मेटिंग को पेस्ट करना है तो फॉर्मेट पेंटर का यूज किया जाता है। फॉर्मेट पेंटर फॉर्मेटिंग को एक लोकेशन से कॉपी करता है, दूसरी लोकेशन पर पेस्ट कर देता है। तो फॉर्मेटिंग को कॉपी पेस्ट करने के लिए फॉर्मेट पेंटर का यूज किया जाता है।
यहां पर फॉर्मेटिंग को कॉपी करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट सी। कंट्रोल शिफ्ट सी से हम फॉर्मेटिंग को कॉपी कर सकते हैं और कंट्रोल शिफ्ट भी से हम फॉर्मेटिंग को पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट सी से फॉर्मेटिंग को कॉपी किया जाता है, कंट्रोल शिफ्ट भी से फॉर्मेटिंग को पेस्ट किया जाता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, जब आप फॉर्मेट पेंटर बटन पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं आपका पॉइंटर, जो माउस का पॉइंटर होता है, वह एक ब्लैंक आइकन में बदलता है। यह आंसर होगा हमारा यहां पर पेंट ब्रश आइकन में। पेंट ब्रश आइकन में जब हम फॉर्मेट पेंटर को ऑन करते हैं, उस बटन पर क्लिक करते हैं, तो जो हमारा पॉइंटर होता है वह पेंट ब्रश के आइकन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, पेंट ब्रश। इसको हम एमएस वर्ड में प्रैक्टिकली देख सकते हैं। चलते हैं एमएस वर्ड में। यह हमारा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है। यदि हम यहां पर कुछ टेक्स्ट की पहले फॉर्मेटिंग कर देते हैं, जैसे हमने इस टेक्स्ट का कलर चेंज किया, इसको बोल्ड किया, इसको इटैलिक किया, इसकी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। अब यदि हमें यही सेम फॉर्मेटिंग नीचे वाले किसी टेक्स्ट पर अप्लाई करनी है, सबसे पहले हम उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसकी हमने फॉर्मेटिंग कर दी है। तो हमने यहां पर जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करी उसको सिलेक्ट किया। इसके बाद हम फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन होम टैब में क्लिपबोर्ड सेक्शन में प्राप्त होता है। आप देखेंगे अभी हमारा जो माउस का एरो है वह हमें एरो दिखाया जा रहा, पॉइंटर एरो के रूप में दिख रहा है। लेकिन जब हम इसको किसी अदर टेक्स्ट पर ले जाएंगे तो आप देख सकते हैं हमारा जो माउस का पॉइंटर है वह एक ब्रश के आइकन में कन्वर्ट हो गया है, पेंट ब्रश के आइकन में कन्वर्ट हो गया है। इसका मतलब है फॉर्मेटिंग को कॉपी कर लिया गया है। अब आपको जहां पर फॉर्मेटिंग को पेस्ट करना है उस टेक्स्ट पर आप अपने माउस को ड्रैग कर दें। तो हमने नीचे वाले टेक्स्ट पर माउस को ड्रैग किया, जो सेम फॉर्मेटिंग ऊपर थी वही फॉर्मेटिंग नीचे भी हो गई। जब हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो जो हमारा माउस का पॉइंटर होता है, एरो होता है, वह पेंट ब्रश के आइकन में कन्वर्ट हो जाता है। इसको आप शॉर्टकट की से भी यूज कर सकते हैं। आपको जहां से फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट सी को प्रेस करें। कंट्रोल शिफ्ट सी फॉर्मेटिंग को कॉपी करने की शॉर्टकट की है और आपको जहां पर फॉर्मेटिंग को पेस्ट करना है उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट भी को प्रेस कर दें। कंट्रोल शिफ्ट भी से हम फॉर्मेटिंग को पेस्ट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। जब हम फॉर्मेट पेंटर बटन पर क्लिक करते हैं तो जो माउस का पॉइंटर होता है वह पेंट ब्रश के आइकन में कन्वर्ट हो जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक प्रोग्राम है जो वेब रिसोर्सेज तक पहुंच प्रदान करते हैं। ब्लैंक प्रोग्राम है जो वेब रिसोर्सेज तक पहुंच प्रदान करते हैं। यह क्वेश्चन इंटरनेट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है जावा, ऑप्शन नंबर बी है HTML, ऑप्शन नंबर सी है DHTML, ऑप्शन नंबर डी है ब्राउजर। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, ब्लैंक एक प्रोग्राम है जो वेब रिसोर्सेज तक पहुंच प्रदान करते हैं। तो यदि इंटरनेट पर आप कोई भी रिसोर्स यूज करते हो, कोई भी जानकारी यूज करते हो, वह रखी होती है सर्वर पर और आप अपने कंप्यूटर से, अपने लैपटॉप से, मोबाइल से क्लाइंट कंप्यूटर के रूप में सर्वर पर रखी हुई इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हो, यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने इंटरनेट पर किसी जानकारी को सर्च किया, उसके बाद फाइल को डाउनलोड किया, सर्च किया, तो आपका कंप्यूटर कहलाता है क्लाइंट कंप्यूटर और जहां जानकारी रखी होती है वह कहलाता है सर्वर कंप्यूटर। तो आप सर्वर से किसके माध्यम से कनेक्ट होते हो? ब्राउजर के माध्यम से, वेब ब्राउजर के माध्यम से। आप अपने कंप्यूटर पर, मोबाइल पर, लैपटॉप पर वेब ब्राउजर ओपन करते हो, वहां पर किसी वेबसाइट का URL एड्रेस टाइप करते हो और वह वेबसाइट ओपन हो जाती है। या आप वेब ब्राउजर के माध्यम से डायरेक्ट किसी इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ब्राउजर। वेब ब्राउजर एक प्रोग्राम होता है जो वेब रिसोर्सेज तक पहुंच प्रदान करते हैं। वेब ब्राउजर मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे कि गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, यह सभी वेब ब्राउजर होते हैं जिनके माध्यम से यूजर सर्वर पर रखे हुए रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है, वेब रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी वेबसाइट पर
नेविगेट करने के लिए यूजर को निम्न में से किसका उपयोग करना होता है? किसी भी वेबसाइट पर नेविगेट करने के लिए यूजर को निम्न में से किसका उपयोग करना होता है? एक और क्वेश्चन हमें इंटरनेट से संबंधित मिला। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, यदि हमें किसी भी वेबसाइट पर नेविगेट करना है, नेविगेट मतलब उस वेबसाइट पर जाना है, उस वेबसाइट को ओपन करना है, तो हमें किसका उपयोग करना होता है? वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट होती है मल्टीपल वेब पेजेस का कलेक्शन। एक वेबसाइट मल्टीपल वेब पेजेस का कलेक्शन होती है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, किसी भी वेबसाइट पर नेविगेट करने के लिए यूजर को निम्न में से किसका उपयोग करना होता है? जब भी हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो उस वेबसाइट को ओपन करने के लिए हमें उस वेबसाइट का URL चाहिए होता है। URL का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL मतलब उस वेबसाइट का एड्रेस होता है जो कि उस वेबसाइट को ओपन करने के लिए, एक्सेस करने के लिए यूज होता है। किसी भी वेब पेज को या किसी भी वेबसाइट को ओपन करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? उसके URL की। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहां पर आपको 3 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। PPP का फुल फॉर्म क्या होता है? पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसी भी वेबसाइट पर नेविगेट करने के लिए, मतलब वेबसाइट पर जाने के लिए, वेबसाइट को ओपन करने के लिए URL का उपयोग किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित टेक्निक OLE का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित टेक्निक OLE का फुल फॉर्म क्या होता है? हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाई गई एक टेक्निक है OLE, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यहां पर आपको 2-3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, OLE टेक्निक को किसके द्वारा बनाया गया है? तो OLE टेक्निक को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया। यह तो हमें क्वेश्चन में ही लिखा दिया गया है। जो OLE टेक्निक है इसे किसने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। OLE टेक्निक करती क्या है? OLE टेक्निक 2 या 2 से अधिक सॉफ्टवेयर को आपस में लिंक करने की सुविधा देती है। आप 2 या 2 से अधिक सॉफ्टवेयर को आपस में लिंक कर सकते हो। किस टेक्निक के माध्यम से? OLE टेक्निक के माध्यम से। फॉर एग्जाम्पल, एक सॉफ्टवेयर आपका MS वर्ड है, एक सॉफ्टवेयर एक्सेल है। आपको MS वर्ड में यदि एक्सेल के फीचर्स यूज करने हैं, MS वर्ड में यदि एक्सेल के फीचर यूज करने हैं, तो आप किसका यूज कर लेंगे? OLE टेक्निक का। और OLE का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। तो OLE टेक्निक को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है, जो कि 2 या 2 से अधिक सॉफ्टवेयर को लिंक करती है, और OLE का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक स्पेशल सॉफ्टवेयर हैं जो स्पेशल इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस को कंप्यूटर सिस्टम के साथ संवाद करने की अनुमति देता है। ब्लैंक स्पेशल सॉफ्टवेयर है जो स्पेशल इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस को कंप्यूटर सिस्टम के साथ संवाद करने की अनुमति देता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा स्पेशल सॉफ्टवेयर है जो किसी स्पेशल इनपुट डिवाइस को या आउटपुट डिवाइस को कंप्यूटर सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन करने की सर्विस प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने कंप्यूटर से यदि प्रिंटर को कनेक्ट करते हैं, स्कैनर को कनेक्ट करते हैं, तो आपको इस प्रकार की स्पेशल डिवाइस के लिए एक सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करना होता है। जो भी स्पेशल इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस होती हैं, जब हम उनको अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो पहले हमें इनका एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है, उसके बाद ही हम इनका उपयोग कर सकते हैं। उस सॉफ्टवेयर को कहा जाता है डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर
किसी भी डिवाइस का जो सॉफ्टवेयर होता है उसे क्या कहा जाता है? डिवाइस ड्राइवर, जो कि उस डिवाइस को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है और उसको उपयोग करने की सर्विस प्रदान करता है। तो यदि हम अपने कंप्यूटर से कोई स्पेशल हार्डवेयर कनेक्ट करते हैं जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर, मॉडेम, तो हमें पहले इनका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है, उसके बाद ही हम इनका उपयोग कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर को कहा जाता है डिवाइस ड्राइवर। प्रत्येक स्पेशल डिवाइस का अपना एक ड्राइवर होता है जो कि एक सॉफ्टवेयर होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू निम्नलिखित में से किस प्रकार से सेकेंडरी मेमोरी से जानकारी को पढ़ता है? सीपीयू निम्नलिखित में से किस प्रकार से सेकेंडरी मेमोरी से जानकारी को पढ़ता है? एक क्वेश्चन है कि सीपीयू दिए गए ऑप्शन में से किस प्रकार से सेकेंडरी मेमोरी से जानकारी को पढ़ता है? सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हमारे कंप्यूटर का प्रोसेसर जो कि सभी प्रकार की प्रोसेसिंग करता है, वह सेकेंडरी मेमोरी से जानकारी को किस प्रकार रीड करता है, किस प्रकार पढ़ता है? यहां पर ऑप्शन नंबर ए है थ्रो मेन मेमोरी, मतलब मेन मेमोरी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है डायरेक्टली। ऑप्शन नंबर सी है थ्रो रजिस्टर। ऑप्शन नंबर डी है थ्रो रोम। जो सीपीयू है, सीपीयू मतलब प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यह सभी प्रकार की प्रोसेसिंग करता है और हमारा जो भी डेटा होता है, जो भी हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं, वह परमानेंटली कहां रखे होते हैं? सेकेंडरी मेमोरी में। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है यह सभी प्रकार के डेटा को, प्रोग्राम को, सॉफ्टवेयर को परमानेंटली स्टोर करती है। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी की साइज बहुत ज्यादा होती है, कैपेसिटी बहुत अधिक होती है और सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड स्लो होती है। तो सीपीयू डायरेक्ट सेकेंडरी मेमोरी से डेटा को एक्सेस नहीं करता है। सीपीयू को जिस डेटा की जरूरत होती है वह डेटा पहले कहां लाया जाता है? प्राइमरी मेमोरी में। उसके बाद इस प्राइमरी मेमोरी से डेटा कहां जाता है? सीपीयू के पास। मतलब जो सीपीयू है, जो प्रोसेसर है, वह डायरेक्ट सेकेंडरी मेमोरी से डेटा को रीड नहीं करता है। जिस डेटा की जरूरत सीपीयू को होती है उस डेटा को सेकेंडरी मेमोरी से कहां लाया जाता है? प्राइमरी मेमोरी में, रैम में, और फिर यहां से डेटा को कहां भेजा जाता है? सीपीयू के पास। और रैम से डेटा को सीपीयू तक और सीपीयू से डेटा को रैम तक लाने के लिए कैश मेमोरी वर्क करती है। कैश मेमोरी एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीपीसीटी के लिए। कैश मेमोरी कहां वर्क करती है? कैश मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच में वर्क करती है। रैम और सीपीयू के बीच में डेटा का आदान प्रदान कराती है कैश मेमोरी। और सीपीयू डेटा कहां से लेता है? रैम से, मतलब कि प्राइमरी मेमोरी से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थ्रो मेन मेमोरी। सीपीयू सेकेंडरी मेमोरी का डेटा किसके माध्यम से एक्सेप्ट करता है? प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी के माध्यम से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले से चालू कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना होता है, उसे क्या कहते हैं? पहले से चालू कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना होता है, उसे क्या कहते हैं? यहां पर आपको 3-4 क्वेश्चन तैयार करने हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, पहले से चालू मतलब पहले से ऑन कंप्यूटर को यदि हमें रीस्टार्ट करना होता है तो उसे क्या कहा जाता है? एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कंप्यूटर को ऑन या रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं या रीस्टार्ट करते हैं तो उसे कहा जाता है कंप्यूटर को बूट करना। जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं या रीस्टार्ट करते हैं मतलब कंप्यूटर क्या होता है? बूट होता है। और बूट करने पर बूटिंग प्रोसेस चलती है। जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं मतलब बूट करते हैं, और बूट करने पे कौन सी प्रोसेस चलती है? बूटिंग प्रोसेस। बूटिंग प्रोसेस में ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लोड किया जाता है। और कंप्यूटर को हम 2 तरीके से बूट कर सकते हैं। 2 तरीके क्या क्या? एक तो है ऑफ कंप्यूटर है, ऑफ कंप्यूटर को यदि आप ऑन करेंगे, एक कंप्यूटर अभी ऑफ रखा है, आप उसको ऑन करेंगे तो उसे बोला जाता है कोल्ड बूटिंग। कोल्ड, एक ऑफ कंप्यूटर को ऑन करना क्या कहलाता है? कोल्ड बूटिंग। और एक कंप्यूटर को, जो ऐसा कंप्यूटर जो पहले से चल रहा है, पहले से ऑन है, उसको रीस्टार्ट करना कहलाता है वार्म बूटिंग। वार्म बूटिंग मतलब कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना, एक ऐसे कंप्यूटर को बूट करना जो पहले से ऑन है। और यदि ऑफ कंप्यूटर को ऑन करते तो उसे क्या कहा जाता है? कोल्ड बूटिंग। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी,
वार्म बूटिंग। आपको यहां पर एक और क्वेश्चन तैयार करना है, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, या कंप्यूटर को रीबूट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। कंट्रोल ऑल्ट डिलीट। कंट्रोल ऑल्ट डिलीट से आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर सकते हो या कंप्यूटर को रीबूट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वार्म बूटिंग। पहले से चालू कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना वार्म बूटिंग कहलाता है और एक ऑफ कंप्यूटर को ऑन करना कोल्ड बूटिंग कहलाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो ब्लैंक से जुड़े अन्य कंप्यूटर्स को रिसोर्स उपलब्ध कराते हैं। सर्वर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो ब्लैंक से जुड़े अन्य कंप्यूटर्स को रिसोर्स उपलब्ध कराते हैं। यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से है। जब कोई नेटवर्क बनाया जाता है तो उस नेटवर्क का जो मेन कंप्यूटर होता है, प्रमुख कंप्यूटर होता है, उसे क्या कहा जाता है, सर्वर। और सर्वर नेटवर्क से जुड़े अदर कंप्यूटर्स को क्या उपलब्ध कराता है, इंफॉर्मेशन और रिसोर्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, नेटवर्क। सर्वर कंप्यूटर नेटवर्क में एक मेन कंप्यूटर होता है, सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है, जो कि नेटवर्क से जुड़े अदर सभी कंप्यूटर्स को इंफॉर्मेशन और रिसोर्स उपलब्ध कराता है। और ऐसे कंप्यूटर जो सर्वर से रिसोर्स लेते हैं, सर्वर जिनको रिसोर्स उपलब्ध कराता है, उन्हें क्या कहा जाता है, क्लाइंट कहा जाता है। क्लाइंट सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजते हैं, सर्वर उस रिक्वेस्ट के आधार पर रिस्पॉन्स देता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेटवर्क। सर्वर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो नेटवर्क से जुड़े अन्य कंप्यूटर्स को रिसोर्स उपलब्ध कराते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट बैंकिंग का मतलब ब्लैंक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इंटरनेट बैंकिंग का मतलब ब्लैंक होता है। इंटरनेट बैंकिंग का क्या मतलब होता है, हमें यहां पर बताना है। ऑप्शन नंबर ए है मीटिंग ऑफ बैंक्स, बैंक्स की मीटिंग होना। ऑप्शन नंबर बी है मर्जिंग। ऑप्शन नंबर सी है बैंकिंग फ्रॉम इंटरनेट। ऑप्शन नंबर डी है कॉन्फ्रेंस ऑफ बैंक। इंटरनेट बैंकिंग का मतलब क्या है, बैंक की कुछ सर्विसेज को इंटरनेट के माध्यम से उपयोग करना। जो बैंक की सर्विस हैं, यदि आप उनको इंटरनेट के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसी भी लोकेशन से यूज करते हैं तो उसे कहा जाता है इंटरनेट बैंकिंग। करंट टाइम पर मैक्सिमम बैंक अपने कस्टमर को, अपने यूजर को इंटरनेट बैंकिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिनके द्वारा यूजर किसी भी लोकेशन से, किसी भी डिवाइस के माध्यम से इंटरनेट की सर्विस का यूज करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बैंकिंग फ्रॉम इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से बैंकिंग की सर्विसेज को यूज करना कहलाता है इंटरनेट बैंकिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझा। आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।